टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लोग क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हो तो। और जिनका अपकमिंग टाइम में राजस्थान और एमपी में एनएचएम और सीएचओ दोनों तरीके के पेपर होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट में सीएचओ और एनएचएम वैकेंसी आ रही हैं, तो ये क्लासेस उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। दूसरी चीज़, जो भी लोग अपकमिंग टाइम में अलग अलग स्टेट के पेपर देते हैं, आप एनएचएम का पेपर देते हैं, यूपी में देते हैं, एमपी में देते हैं या किसी भी स्टेट के लिए देते हैं, तो ये क्लासेस आप सबके लिए स्पेशली बेस्ड ऑन योर एनएचएम सीएचओ एग्ज़ाम के लिए हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हों। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर राजस्थान या पर्टिकुलर एमपी के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट थिंग, जो भी लोग ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंट में है कि आपके लिए 40 पेपर, जिसमें आपके एनएचएम और सीएचओ के अलग अलग स्टेट के पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके 40 पेपर मतलब कि आपने 4000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इन 4000 क्वेश्चंस में आपको ये पता चलेगा कि किस स्टेट के एग्ज़ाम में कहाँ के पेपर में कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दूसरी चीज़, इन 40 पेपर में जो आपका सिलेबस रहा है वो सभी ऑफिशियल पेपर रहेंगे, सभी सॉल्व रहेंगे। मोस्ट ऑफ दी पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन जैसे त्रिपुरा की हम बात करें तो वहाँ का पेपर ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, तो वो आपको इंग्लिश में रहेगा। लेकिन जो स्टेट हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं पेपर के लिए, वो पेपर आपको सेम एज वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपके 40 पेपर रहेंगे एनएचएम सीएचओ के अलग अलग स्टेट के, साथ में आपको 13 सीरीज भी रहेंगी, और इन सभी का आपको ओनली चार्जेस रहेगा 400 रुपीज़। 40 पेपर प्लस 13 सीरीज, आप इतना सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं या कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके परचेस करना होगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनसे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा, जो क्वेश्चन हर बार रिपीट भी होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, वेट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। तो यदि बच्चे का जन्म के समय वजन कितना है, 3.5 किलोग्राम है और 3500 ग्राम है, तो जब बच्चे का वजन ट्रिपल मतलब 3 गुना कब हो जाएगा? 12 महीने की उम्र में, 6 महीने में, 15 मंथ में या फिर 24 मंथ्स में। किस एज में बच्चे का वजन 3.5 किलोग्राम से ट्रिपल हो जाएगा? तो यहाँ पर नॉर्मल इंडियन बच्चे का जो वजन होता है, बर्थ वेट होता है, वो होता है 2.5 to 3.5 kg तक। क्या है? अब 2.5 kg है तो नॉर्मल बर्थ वेट में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि 3.5 है और ट्रिपल, तो डबल होता है हमेशा बच्चे का वजन 5 से 6 महीने की उम्र में, और ट्रिपल होता है 1 साल की उम्र में। तो यहाँ पर ट्रिपल कितना होगा? डबल तो हो जाएगा 7 kg। कितना? 7 kg। अब ट्रिपल की बात करें हम, तो ट्रिपल कब होगा? 12 महीने की उम्र में। कब होगा? 12 महीने की उम्र में। 4 गुने की बात करें कि बच्चे का वजन यदि यहाँ पे कह दें क्वाड्रिपल, क्या है? क्वाड्रिपल। तो ये क्वाड्रिपल कब होगा? जब बच्चे की उम्र 24 महीने हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे कितना पूछा? ट्रिपल। तो होगा 12 महीने की उम्र में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड। ये क्वेश्चन त्रिपुरा सीएचओ में आ चुका है कि जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के क्या स्कोप है। एजुकेशन एंड पेरेंटहुड, एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी, द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ प्रोसेस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के स्कोप पूछे गए हैं। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के स्कोप में क्या होगा? एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड, ये भी एक सबसे अच्छा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए स्कोप माना जाएगा। दूसरा, स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए भी एडवाइस कर सकते हैं।
प्रॉपर स्पेसिंग मेथड का मतलब है कि एटलीस्ट दो बच्चों के बीच दो से ज़्यादा साल का गैप हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो क्या है, लिमिटेशन मतलब दो बस अच्छे हैं। फिर तीसरा है, सॉरी लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो स्कोप होते हैं फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के, एक तो होता है प्री मैरिटल कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन। नाउअडेज बड़े बड़े सिटीज़ में, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेस की प्रॉब्लम के कारण आपने देखा होगा स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तब भी जनसंख्या कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पर प्री मैरिटल कंसल्टेशन के लिए भी है, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, मैरिज काउंसलिंग, किसी किसी के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा तो अभी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस काउंसलिंग के लिए भी, प्रिपरेशन ऑफ कपल फॉर द अराइवल ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, तो जो फर्स्ट चाइल्ड पहली बार कंसीव कर रहे हैं उसके लिए आपको मेंटली भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अनमैरिड मदर्स के लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सभी केसेस में क्या है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज स्कोप कंसीडर इसके किए जाएंगे, हेल्पफुल मानी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन, तो एंटी स्कैनिंग कब की जाती है, 6 से 10 हफ्तों की प्रेगनेंसी में, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में, 14 से 18 वीक की प्रेगनेंसी में, या फिर 20 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में। एंटी स्कैनिंग क्यों की जाती है, एंटी स्कैनिंग करने का जो मेन मोटिव होता है कि बच्चे की नेक के यहाँ पे फ्लूइड यदि एक्यूमुलेट हो गया है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो सोनोग्राफी के थ्रू यदि बच्चे की फीटल नेक के पीछे यदि फ्लूइड इकट्ठा हुआ हो तो उसके लिए एंटी स्कैनिंग की जाती है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा ड्यूरेशन माना जाता है वो होता है 11 से 14 वीक। कितना, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 11 से 14 वीक में एंटी स्कैनिंग की जाएगी। एंटी स्कैनिंग का मतलब है कि एक सोनोग्राफी ही की जाएगी जिसमें बच्चे की फीटल नेक के पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेट है या नहीं, उसके लिए ये चीज चेक की जाएगी। क्लियर। स्टैंडर्ड हो 90 से 100% ऑफ द स्टैंडर्ड हो या फिर लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड हो, कितना होगा, दैट मीन्स कितना होगा जब ये 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन में आएगा। तो गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं तो जो 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन आएगा, जो गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कुपोषण है 3rd डिग्री में कब आएगा, जब जो वेट पर एज, जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग वेट कितना होगा आपका, लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड। दैट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए यहाँ पर गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल है वेट फॉर एज परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, गोम्स क्लासिफिकेशन में जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है इसके लिए यहाँ पर वेट फॉर एज के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वेट फॉर एज के हिसाब से यदि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हाइट का कोई लेना देना नहीं है। जो गोम्स क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग ओनली वेट फॉर एज लिया गया है, इसमें हाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर जो ऑल केसेस ऑफ एडिमा इन 3rd डिग्री, तो 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन है वहाँ पे सभी केस में क्या होगा, एडिमा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वेट पर एज के अकॉर्डिंग या फिर वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो जब भी नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस पूछा जाता है तो वो होगा मोर देन 90%। कितना, मोर देन 90%। सो अकॉर्डिंग टू गोम्स क्लासिफिकेशन 1st डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कंसिडर किया जाएगा जब कितना होगा, 75 से 90%। कितना, 75 से 90%। तो ये किस में आएगा, 1st डिग्री या फिर माइल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फिर 61 to 75% तक कंसीडर किया जाएगा कितने में, मॉडरेट या फिर 2nd डिग्री माल न्यूट्रिशन में। फिर लेस देन 60% हो जाता है, दैट मीन्स सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसको कंसीडर करेंगे हम किस में, 3rd डिग्री में। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू गोम्स क्लासिफिकेशन आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि यहाँ पर वेट फॉर एज है, हाइट का कोई कनेक्शन नहीं है, 3 डिग्री में इन्होंने क्लासीफाई किया है। नॉर्मल होता है तो मोर देन 90% मतलब नॉर्मल है बच्चा। 76 से 90 की कैटेगरी में आता है तो माइल्ड मीन्स 1st डिग्री। 2nd डिग्री में आता है तो 61 से 75 मतलब कि मॉडरेट 2nd डिग्री माल न्यूट्रिशन।
लेस देन 60% तक जाता है और यहाँ पर परसेंटेज में लिया गया है, कितना होगा, लेस देन 60% इन सीवियर डिग्री माल न्यूट्रिशन और थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन। सो हमारा क्वेश्चन था कि थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन में वेट पर एज के अकॉर्डिंग कौन क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, तो वो यहाँ पर लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन एनएचएम के एग्जाम में आता है, ला वेला इंडिफरेंसेस इज रिलेटेड टू। जो ला वेला इंडिफरेंस है किससे रिलेट करता है, पेन डिसऑर्डर से, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर से, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर से। तो ये सभी डिसऑर्डर्स आपने साइकेट्रिक में पढ़े हुए हैं। तो जो ला वेला इंडिफरेंशिएट है ये रिलेट करता है आपका किससे, कन्वर्जन डिसऑर्डर से। किससे, कन्वर्जन डिसऑर्डर से। तो यहाँ पर ला वेला इंडिफरेंशिएट रिफर्स टू एन apparent lack of concern shown by some patient toward their symptoms। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा सिम्टम्स का पता नहीं होता है। जनरली ये तो हम या तो हिस्ट्रिया में होगा या फिर कन्वर्जन में होगा। तो यहाँ पर ला वेला इंडिफरेंशिएट का मतलब भी यही है, रिफर्स टू अपेरेंट लैक ऑफ कंसर्न डिस्प्लेड बाय द पेशेंट। पेशेंट को उतना ज़्यादा अपने आप को लेके क्या होगा, कंसर्न नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। तो क्या है, ला वेला इंडिफरेंशिएट। नेक्स्ट वन, डिसीज एलिमिनेशन मीन्स। डिसीज एलिमिनेशन का मतलब क्या है, इरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली ऑफ एनी डिसीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने दो टर्म पढ़े, एक होता है इरेडिकेशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। तो इरेडिकेशन का मतलब होता है कि कंप्लीटली क्या करना, डिसीज को ही इरेडिकेट कर, मतलब कि जो कॉज कर रहा है उसको ही भगाने का काम करना। लेकिन जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन का मतलब होगा कि ट्रांसमिशन होने से रोकना। क्या है, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली ऑफ एनी डिसीज, किसी भी डिसीज का ट्रांसमिशन मतलब एक से दूसरे में होने से रोकना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिसीज एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन ऑफ डिसीज का मतलब होता है रिडक्शन टू जीरो ऑफ द इंसिडेंस केसेस, मतलब जो नए केस आ रहे हैं उनको आने से हमें रोकना है, वो हो गया एलिमिनेशन। इरेडिकेशन और एलिमिनेशन में बेसिक सा डिफरेंस है। इरेडिकेशन का मतलब है परमानेंटली भगाने का काम करना, और WHO इरेडिकेशन तब घोषित करता है जब किसी भी बीमारी को हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हो, उन 3 सालों में कोई भी एक भी केस ना आया हो तब। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO विच वन इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू डायग्नोज ट्यूबरक्लोसिस। WHO के अकॉर्डिंग टीबी को डायग्नोज करने का बेस्ट क्राइटेरिया क्या है, स्पुटम पॉजिटिव, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग, चेस्ट पेन या फिर कफ फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट क्राइटेरिया होगा टीबी को डायग्नोज करने के लिए होगा स्पुटम पॉजिटिव। क्या है, स्पुटम पॉजिटिव। टेस्ट तो यहाँ पर कफ भी है जो लास्ट देन 3 वीक हो सकती है, 3 हफ्ते से सूखी खांसी आ रही हो, चेस्ट पेन कभी कभी हो सकता है, आपको एक्सरे में भी पता चलेगा। लेकिन बेस्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा स्पुटम पॉजिटिव। स्पुटम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई नाम का बैक्टीरिया है, वो पॉजिटिव आता है या नहीं। क्लासिक सिम्टम यदि एग्जाम में आपको आते हैं टीबी के, तो वो है कफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, फीवर, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस। जो टीबी के मरीज होते हैं इनमें जनरली रात में बहुत ज़्यादा फीवर भी आ जाता है, स्वेटिंग भी होगी, और इनका बहुत फास्ट तरीके से क्या होगा, वेट लॉस भी होता है। कभी भी टीबी का जो आपने हट्टा कट्टा मरीज नहीं देखा होगा, जो हट्टे कट्टे लोग होते हैं जनरली उनको क्या होगा, शुगर की प्रॉब्लम होगी, बीपी की होगी। लेकिन जो सूखे हुए से लोग होंगे उनको क्या होने के चांसेस होते हैं, टीबी के। तो यहाँ पर टीबी के क्या है, क्लासिकल सिम्टम्स से एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव और जो बेस्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा वो होगा स्पुटम टेस्ट। अब टीबी को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, BCG वैक्सीन, बैसिलाई कालमेटिक गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। यदि उस टाइम नहीं दे पाए तो 1 महीने की एज तक डिफरेंट डोज दिया जाएगा, फिर 1 महीने से 12 महीने की एज तक अलग डोज होगा, लेकिन साइट सेम होगी। फिर यदि बच्चा आपके पास 1 साल से ज़्यादा की एज का है और BCG वैक्सीन नहीं लगी है तो क्या आप लगा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर 1 ईयर के बाद BCG वैक्सीन नहीं लगाई जाती। नेक्स्ट है यहाँ पर
A pregnant lady delivers the 1900 gram of baby. The baby is considered in which category? यदि किसी लेडी ने 1900 ग्राम के बेबी को जन्म दिया है, 1.9 kg वेट है या फिर 1900 ग्राम कह सकते हैं हम, तो किस कैटेगरी का बच्चा होगा, बेबी होगा? प्रीटर्म बेबी होगा, लो बर्थ वेट बेबी होगा, वेरी लो बर्थ वेट बेबी होगा या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी होगा। अब यहाँ पर आपको क्लास से पता होना चाहिए। तो जो नॉर्मल इंडियन बेबीज़ के यदि हम बात करते हैं तो ये होते हैं 2.5 to 3 kg के। अब यहाँ पर बच्चा कितना हुआ है, 1900 ग्राम का हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में प्रीटर्म बेबी, प्रीटर्म बेबी का मतलब होगा ऐसे बेबीज जो बिफोर 37 जेस्टेशनल वीक के 37 वीक कंप्लीट ना हुए हैं उसको पहले पैदा हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं प्रीटर्म बेबी। क्या कहलाएंगे? प्रीटर्म बेबी। फिर जिनका वजन 2.5 kg से कम होता है वो कहलाते हैं लो बर्थ वेट बेबी। फिर वेरी लो बर्थ वेट बेबीज का मतलब होगा जिन बच्चों का वजन 1000 से 1500 ग्राम तक हो, मतलब 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, होंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। लास्ट ऑप्शन में है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। दैट मीन्स जब बच्चे का वजन बिलो 1 kg या फिर 1000 ग्राम हो तो हम उन बच्चों को क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। सो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 1900 ग्राम का यदि बच्चा पैदा हुआ है तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? अब आप लोग आंसर दीजिए कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। ये वाला बच्चा वजन 1900 ग्राम है, ऑप्शन 4 है आपके सामने, तो ये बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा? ये जाएगा लो बर्थ वेट बेबीज में। आप चाहें तो इसका नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने केजी के बच्चे कौन सी कैटेगरी में जाएगा। नॉर्मली 2.5 to 3 kg, लेकिन इससे कम होता है तो लो बर्थ वेट में जाएगा। फिर वेरी लो बर्थ वेट की क्लास होती है तो वेरी लो बर्थ में 1000 से 1500 ग्राम। फिर एक्सट्रीमली मतलब और कम, जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, VL BW और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ को बहुत ज़रूरत होती है केयर की। तो यहाँ पर क्या हो गई? चारों क्लास हो गई। नेक्स्ट वन, Which country recently eliminated from measles and rubella before 2023 deadline? तो एलिमिनेशन कब कहा जाता है? जब किसी देश में 3 साल से कोई भी एक भी केस ना आया हो। मीजल्स और रुबेला के लिए 2023 की डेडलाइन दी गई थी। किस देश के लिए दी गई थी? लेकिन उन्होंने उसके पहले ही इसको अचीव कर लिया है। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बोथ बी एंड सी। तो रिसेंट की यदि हम बात करें तो 2023 के पहले ही, जो 2023 WHO डेडलाइन देने का काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है कि इस तक आपको क्या करना है? मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करना है अपने देश से। तो लेकिन ये काम कर दिखाया है किसने? मालदीव और श्रीलंका ने। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई यूट्राइन एनोमली इन द इमेज। यहाँ पर देखिए यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, तो ये क्या है? यूट्रस डायडेल्फस, बाइकॉर्निएट यूट्रस, हाइपोप्लासिया यूट्रस, यूनिकॉर्निएट यूट्रस। तो यहाँ पर जनरली जो यूट्रस दिख रही है इसमें यहाँ पर देखिए बीच में से डिवाइड, सेप्टम टाइप से डिवाइड कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनरली जो नॉर्मल यूट्रस होती है, यहाँ पर ये देखिए आप, नॉर्मल यूट्रस इस तरीके से होगी, लेकिन जब यूट्रस डायडेल्फस, यहाँ पर यूट्रस, इसमें क्या होगा? 2 या तो जो पेयर्ड ऑर्गन रहेंगे एम्ब्रियोजेनेटिक फ्यूजन के कारण, जो मिलेरियन डक्ट है होने के पहले ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो मिलेरियन डक्ट फ्यूजन होता है इसका एम्ब्रियोजेनेटिक स्टेज में, लेकिन ये मिलेरियन डक्ट क्या हो गई? फेल हो गई यदि किसी केस में, तो यहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो क्या कहलाएगी? यूट्रस डायडेल्फस। और जो यहाँ पर फर्स्ट इमेज दी हुई है वही है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। अब यहाँ पर ये देखिए, तो जब यदि यूट्रस डायडेल्फस, डाई का मतलब होता है तो 2, क्या हो गया यहाँ पर? 2। अब यहाँ पर डबल यूट्रस है यदि, तो यहाँ पर 2 सेपरेट सर्विक्स होंगी। कभी कभी पॉसिबल केस में 2 वेजाइना भी देखने को मिल सकती हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल, क्या है? सिंगल। तो अब यदि ये सिंगल साइड है नॉर्मली, तो ये हो गई बाइकार्बोनेट में 2 यूट्रस हो गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर आता है यूट्राइन हाइपोप्लासिया। यूट्राइन हाइपोप्लासिया में क्या होगा? जो यूट्रस की साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, सेल्स ज़्यादा होंगी यहाँ पर। यूनिकॉर्निएट में सिंगल साइड का हिस्सा बस रहेगा। यूट्रस डायडेल्फस में 2 हिस्सों में डिवाइड होगा।
सेप्टेट यूट्रस, क्या है? सेप्टेट यूट्रस। तो यहाँ पर एक सेप्टम आपको डिफरेंस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यूट्रस डायडाइफिस पूछते हैं तो इसमें 2 वेजाइन, 2 यूट्रस और 2 सर्विक्स हैं जो देखने को मिलेंगी। पॉसिबिलिटी होती है बट कंफर्म है जो यहाँ पर जब के अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन केस के ही पता चलेगा कि सिंगल वेजाइना है या फिर डबल वेजाइना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या है? सोप है, वाटर है, फ्रिक्शन है कि टाइम है? तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं हैंड वॉशिंग के लिए, हाथ धुलने के लिए होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, आपने हाथों में साबुन लगा ली, पानी मिल गया, आपके पास टाइम है लेकिन आपने रगड़ा ही नहीं, रगड़ रगड़ के हाथ नहीं धोए अपने, जो बैक्टीरिया वायरस जम्स हैं वो चिपके रहेंगे, ना तो फिर साबुन कुछ काम करेगी, ना पानी, ना ही टाइम। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या होगी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय ऑक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलीरुबिन इन द ब्रेन इज नोन एज। तो ब्रेन डैमेज हो रहा है किसके कारण? जो बिलीरुबिन का लेवल है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ब्रेन में, तो ये क्या कहलाएगा? जॉइंटिस, कर्निकटेरस, सेफेलोहेमेटोमा या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर। इतनी चारों ऑप्शन एग्जाम में आते हैं। तो यदि ब्लड में कहते हैं बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो गया तो वो होगा जॉइंटिस। लेकिन जब यदि यही बिलीरुबिन का लेवल, यही जो बढ़ा हुआ बिलीरुबिन लेवल है आपके ब्रेन तक पहुंच के वहाँ जाके इकट्ठा होना, ऑक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो ये कॉज करेगा क्या आपको? कर्निकटेरस, जिसके कारण ब्रेन डैमेज है जो हो सकता है। जब ब्रेन में बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो, बढ़ जाए या फिर वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाए जो कि ब्रेन टिश्यू को डैमेज करने का काम करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? कर्निकटेरस। लेकिन यदि ओनली ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है तब हम इसको जॉइंटिस कहेंगे। फोटोथेरेपी के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। फिर आता है सेफेलोहेमेटोमा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सेफेलोहेमेटोमा में होता है कि जो बेबी का स्कल्प है और स्कल है इसके बीच में क्या होना? ब्लड का कलेक्शन होना। जनरली ये कब होता है कि लेबर के टाइम पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, जो पेल्विस के थ्रू बेबी का हेड बाहर आता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है तो जो स्कल और स्कैल्प के बीच में छोटी छोटी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या होंगी? डैमेज होंगी, जिसके कारण ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सेफेलोहेमेटोमा, लेकिन ये कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाता है। फिर कैपट सक्सीडेनम, तो यहाँ पर क्या होगा? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, किसमें? स्कैल्प में और जो हेड है इसके बीच में। तो यहाँ पर एडिमा रहेगा लेकिन विदिन 2-3 डेज में अपने आप ठीक हो जाती है। इसके लिए मैंने सेफेलोहेमेटोमा और कैपट सक्सीडेनम के लिए शॉर्ट चैनल है, मेडिकल नर्सेस सबका शॉर्ट चैनल, वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझा है, तो आप चाहें तो जाके वहाँ एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। फीमेल में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या है? मिनार्ची, थैलार्ची, टेस्टिकुलर ग्रोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्यूबर्टी से भी आते हैं, एडोलेसेंस एज से भी आपको 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो एडोलेसेंस एज ग्रुप, एडोलेसेंट वाला पार्ट है आपका 5 क्वेश्चन आने वाला, उसमें ये क्वेश्चन आपका ऐड हो जाता है। तो जो फीमेल में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है हम उसको क्या कहते हैं? थैलार्ची। थैलार्ची का मतलब होगा ब्रेस्ट बडिंग। क्या है? ब्रेस्ट बडिंग। मिनार्ची का मतलब होगा ऑनसेट ऑफ मेंसेस। यदि मेल में पूछते हैं, यदि मेल में पूछे आपको फर्स्ट प्यूबर्टी साइन तो वो टेस्टिकुलर ग्रोथ। फीमेल में पूछे फर्स्ट प्यूबर्टी साइन तो वो है थैलार्ची और ब्रेस्ट बडिंग। मिनार्ची का मतलब होगा ऑनसेट ऑफ मेंसेस या फिर पीरियड्स का स्टार्ट होना। मेनोपॉज पूछते हैं तो सजेशन मतलब कि पीरियड्स आना, स्टॉप होना। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर अ न्यूबॉर्न वेटिंग 2000 to 3000 ग्राम। तो ईटी ट्यूब की क्या साइज होगी न्यूबॉर्न जिसका वजन 2000 से 3000 ग्राम, दैट मीन्स बेबी क्या है? नॉर्मल बर्थ वेट का बच्चा है। तो यहाँ पर बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितने साइज की ईटी ट्यूब यूज़ की जाएगी? 4, 3, 3.5 या फिर 2.5। ये क्वेश्चन आई थिंक स्टाफ नर्स के पेपर में आया है 2022 में। जब 2000 से 3000 ग्राम या फिर डायरेक्ट पूछे नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है
तो उसमें कितने साइज की ईटी ट्यूब लगेगी, तो वो होगी 3.5 की। कितनी? 3.5, जो क्या इंटरनल डायमीटर है। क्या है? 3.5 का इंटरनल डायमीटर। यदि बच्चे का वजन कितना हो, 2000 से 3000 ग्राम, और नॉर्मल फुल टर्म बेबी हुआ है तो कितना होगा, 2000 से 3.5 mm। लेकिन यदि बच्चे का वजन 1000 ग्राम से भी कम हो, या फिर 28 वीक से पहले ही पैदा हो गया हो, तब कितना होगा, 2.5 इंटरनल डायमीटर है, जो कितना होगा 2.5 mm। फिर यदि 28 से 34 वीक के बीच में बच्चा हुआ है, मतलब प्रीटर्म बेबी हुआ है, तो कितना होगा 3। बच्चे के वजन पर, जेस्टेशनल एज, इन सभी चीज़ों पर ईटी ट्यूब की साइज डिपेंड करेगी। और ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है, यहाँ पर इंटरनल डायमीटर होता है जो कि mm में रहेगा। और यहाँ पर जो इंटरनल डायमीटर है कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनल डायमीटर इन मिलीमीटर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज जेस्टेशनल एज इन वीक्स डिवाइडेड बाय 10। जितना जेस्टेशनल जो वीक होगा उसको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसकी साइज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। और 2.5 mm की जो ट्यूब है, जब इन्फेंट लेस देन 1 kg का होगा उसके लिए होगी। 3.0 की यूज़ करेंगे हम जब इन्फेंट 1 से 2 किलो के बीच में हुआ है। 3.5 में 2 से 3 kg, मतलब बच्चा नॉर्मली हुआ है, पूरे कंप्लीट टर्म में हुआ है। फिर 3.5 और 4.0 ट्यूब हम यूज़ करेंगे किसमें, इन्फेंट जिसका वजन 3 किलो से ज़्यादा हुआ है उसमें। क्लियर है? तो यहाँ पर भी यही है कि बच्चे का वजन 2000 से 3000 ग्राम है, तो किस साइज की होगी यूज़, 3.5। नेक्स्ट वन, एट वॉट एज डज अ चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल माइलस्टोन। तो किस एज में बच्चे की जो सोशली स्माइल, दूसरों को देख के स्माइल करने का काम करेगा, 4 हफ्ते में, 8 वीक में, 10 वीक में कि 16 वीक में। तो ये सोशल स्माइल वाला माइलस्टोन है, बच्चा 8 वीक में अचीव कर लेता है। कब? 8 वीक में, 8 वीक या फिर 2 मंथ में। अब यहाँ पर डेवलपमेंट माइलस्टोन की बात करें तो बच्चे को एक आता है कि बच्चा बैठना कब स्टार्ट करता है बिना किसी सपोर्ट के, विदाउट सपोर्ट, तो 6 वीक में। क्राउलिंग कब स्टार्ट करता है, तो 8 to 10 मंथ के बीच में। बट अलग अलग बच्चों पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि यदि आपके यहाँ बच्चे हैं और वो क्राउलिंग नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। किसी का अर्ली होता है, किसी का लेट होता है। फिर यदि कहा जाए कि बच्चा 1-2 शब्द कब बोलने लगता है, या फिर बच्चे बिना किसी सपोर्ट के सीढ़ियों पर कब क्लाइंब कर सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। बच्चा अपना नेक को कब सपोर्ट करने लगता है, तो जनरली 3 मंथ में। बच्चा सोशल स्माइल कब करेगा, तो जनरली 8 वीक या फिर 2 महीने की एज में। फिर यहाँ पर आता है कि बच्चा बिना सपोर्ट के वॉक कब करने लगता है, तो 1 ईयर में। क्लियर है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो आपको एग्जाम में आता है, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एडिमा इज अ साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एडिमा किसका न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का साइन है, अंडरवेट का, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म का, क्वासियोरकर का, कि मरासमस का। को मिलेगा किसमें, क्वासियोरकर में। किसमें? क्वासियोरकर में। अब यहाँ पर मरासमस, क्वासियोरकर दोनों एग्जाम में आपको आते हैं। क्वासियोरकर को एडिमेटस मालन्यूट्रिशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एडिमा प्रेजेंट रहेगा। याद रखें, एडिमेटस मालन्यूट्रिशन के नाम से याद रखें तो आपको क्वासियोरकर इजीली याद होगा इसमें, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन के कारण होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी होगी इसलिए। लेकिन जो मरासमस है इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होगी। तो यहाँ पर यदि पूछें कि जो क्वासियोरकर है तो क्वासियोरकर में बच्चे में प्रोटीन की कमी होगी, मरासमस में कैलोरी की कमी होगी। फिर जो क्वासियोरकर है इसमें बच्चे जनरली 3 महीने और 6 महीने से लेके 3 साल की एज ग्रुप को अफेक्ट करेंगे। लेकिन मरासमस अर्ली इन्फेंसी पीरियड, मतलब 1 साल से कम एज के बच्चों को ज़्यादातर अफेक्ट होगा, क्या, मरासमस। लेकिन क्वासियोरकर जिन बच्चों की एज 6 महीने से लेकर 3 साल तक उनको अफेक्ट करेगा। सबक्यूटेनियस फैट प्रिजर्व्ड रहेगा। ये क्वेश्चन अभी आई थिंक एएनएम के एग्जाम में आया हुआ है, यूपी में हुआ था जो 27-28 तारीख को यूपी एनएचएम में। एएनएम की 17,000 वैकेंसी है टोटल,
स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट सभी तो उसमें आया था। सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व्ड इन क्वासियोरकर, लेकिन ये सबक्यूटेनियस फैट प्रिजर्व नहीं रहेगा। मरासमस में आप इमेज से और इजीली याद हो सकता है आपको कि जो क्वासियोरकर का बच्चा है फूला फूला दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, जो प्रोटीन की कमी के कारण स्वेलिंग एडिमेटस देखने को मिलेगा, लेकिन मरासमस का बच्चा सिकुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डायरिया एंड हाइपरकेरेटोसिस। किस विटामिन की कमी से डायरिया तो होगा ही, साथ में हाइपरकेरेटोसिस होगा। केरेटोसिस का मतलब यहाँ पर स्किन में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर विटामिन डी है, विटामिन ए है, सी है या फिर के है। जब भी आपकी स्किन या फिर डायरिया से रिलेट करता हुआ पूछते हैं तो वो यहाँ पर जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा विटामिन ए। आँखों के लिए पूछें तब विटामिन ए आपको कहना है। फिर डायरिया किसके कमी के कारण, और विटामिन डी की कमी से आपको जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। बच्चों में पूछें तो रिकेट्स, बड़ों में पूछें तो ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन सी के कारण क्या होगा, स्कर्वी और जो पुअर वुंड हीलिंग है ये सब होगा। बॉडी को रिपेयर, जो टिश्यूज रिपेयर के लिए विटामिन सी हेल्पफुल होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन एलएस रेशियो, इसको हम एलएस रेशियो के नाम से भी जानते हैं, इज डन टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो या फिर एलएस रेशियो किसकी मैच्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लंग्स, ब्रेन, फीटल सर्कुलेशन या फिर गोनेट्स। तो किसकी मैच्योरिटी को चेक करने के लिए लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो को चेक किया जाता है, तो ये लंग्स की मैच्योरिटी के लिए, किसके लिए, लंग्स की मैच्योरिटी के लिए। अब यहाँ पर लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो के लिए फीटल लंग मैच्योरिटी के तौर पर भी कहा जाता है, जिसमें एलएस रेशियो 2.5 और मोर रहेगा, दैट मीन्स फीटल लंग क्या है, मैच्योर है। यहाँ पर लो रिस्क है इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के। लेकिन यदि यही लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो 1.5 से भी कम होता है, दैट मीन्स बच्चे को क्या है, रेस्पिरेटरी आरडीएस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो बच्चों में प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें जनरली डेवलप होने के चांस रहे, क्योंकि बच्चों के जो लंग्स हैं उतने प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर स्फिंगो जो एलएस रेशियो किसमें कम होगा, जो प्रीटर्म बेबीज होंगे उनमें। और ये क्या है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो फीटल लंग मैच्योरिटी को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर विथ फंक्शनल क्लोजर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर फंक्शनली क्लोज हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। यदि नहीं हो पाया दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। फोरामेन ओवल, डक्टस वीनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस या फिर अम्बलाइकल आर्टरी। अब आपके दिमाग में आप सेट कीजिए फीटल सर्कुलेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पे कहा है कि आफ्टर बर्थ ऐसा स्ट्रक्चर, जो ये सभी क्या है, बिफोर बर्थ जो बेबीज़ के हार्ट के सभी स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन के लिए। तो यहाँ पर फंक्शनली मतलब काम करना भी बंद कर देगा, तो वो क्या होगा, फोरामेन ओवल। क्या है, फोरामेन ओवल। आफ्टर बर्थ जैसे ही जन्म होता है उसके बाद एनाटॉमिकल और जो फंक्शनल क्लोजिंग है किसकी होने लगती है, फोरामेन ओवल की। डक्टस वीनोसिस क्लोज होता है 7वें दिन तक, डिलीवरी होने के बाद से लेकर 7वें दिन तक है जो, लेकिन फोरामेन ओवल है जो फंक्शनली क्लोज हो जाता है कब, सून आफ्टर द बर्थ। लेकिन एनाटॉमिकली क्लोज हो पाता है कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर फंक्शनली का मतलब काम करना, एनाटॉमिकल का मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर क्लोज होने का काम होगा कुछ हफ्तों, कुछ महीने में। लेकिन तुरंत एज सुन एज जो बंद होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो कहलाएगा फोरामेन ओवल। नेक्स्ट इज ड्रग यूज्ड फॉर क्लोजिंग PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, मेफेनेमिक एसिड, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। अब यहाँ पर आपको यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, और इसको क्लोज करने के लिए सर्जरी के पहले क्या है, मेडिसिन से क्लोज किया जा सकता है। लेकिन जो कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे हम, तो एक तो होती है एंडोमेथासिन और दूसरी होती है आइबुप्रोफेन। दोनों इफेक्टिव होती हैं, जो कि 70 से 80% तक इफेक्टिव रहेंगी।
तो यहाँ पर यदि इंडोमेथासिन है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन है तो उसको मार्क कर सकते हैं। दोनों मेडिसिन सेम तरीके से काम करेंगे, किसको, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए, पीडीओ को क्लोज करने के लिए दोनों प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, क्या आइबुप्रोफेन या फिर इंडोमेथासिन। नेक्स्ट वन इज द फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फीटल मूवमेंट फील होते हैं मदर को 20 वीक की प्रेगनेंसी में, तो ये क्या है, लाइटनिंग है, क्विकनिंग है, क्राउनिंग है कि लेबर पेन है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होगा कि जब जो 38 वीक का जेस्टेशनल पीरियड होगा उसमें बेबी क्या होगा, एक्सीफेस्टर्नम तक होगा, चेस्ट तक, लेकिन जब डिलीवरी होने के पहले जो मल्टी पैरा होती हैं उनमें 36 और 37 वीक के बाद ही डाउन साइड खिसकने लगेगा। तो ये क्या है, बेबी जब डाउन साइड आएगा तो वो कहलाता है लाइटनिंग। क्विकनिंग का मतलब होगा फर्स्ट फीटल मूवमेंट। क्राउनिंग का मतलब होगा जो हेड है जो बाहर आएगा पैसेज में, तो वो क्या है, क्राउनिंग हो रहा होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। लेबर पेन का मतलब होता है डिलीवरी में आने वाले जो दर्द, वो क्लियर। नेक्स्ट इज HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस अकर्स मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग। HIV ट्रांसमिशन है जो माँ से बच्चे में किस स्टेज में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, डिलीवरी में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पर HIV ट्रांसमिशन के लिए माँ से बच्चे में हमें डिलीवरी के टाइम पर, ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे माँ से बच्चे को होने में। तो ये क्या है, फीटस को, मदर टू फीटस ट्रांसमिशन यदि हमें HIV रोकना है तो सबसे जो स्टेज रहेगी वो क्या होगी, ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम में। अब यहाँ पर मेडिसिन आती है, आती है निवेरापाइन, दूसरा होती है जिडोविडिन। जिडोविडिन तो एंटीवायरल ड्रग है जो कि एड्स ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। फिर एक और आती है आपकी क्या, निवेरापाइन, क्या है, निवेरापाइन। तो निवेरापाइन जो मेडिसिन है ये भी यूज़ की जाती है, मार्केट में अलग अलग नाम से रहेगी, लेकिन ये माँ यदि बच्चे को अपने फीड करा रही है मदर टू चाइल्ड में, क्या है, ड्यूरिंग द बर्थ या फिर जो आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीड कराती है, तो निवेरापाइन जो एंटीवायरल ड्रग है दी जाती है माँ के लिए। जिडोविडिन HIV को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन निवेरापाइन किसके लिए है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑलरेडी आप इन्फेक्टेड हैं लेकिन आपके बच्चे को इन्फेक्शन ना हो तो निवेरापाइन दी जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, 28 वीक की प्रेगनेंसी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोलार प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल। 28 वीक की प्रेगनेंसी है लेकिन पेन नहीं हो रहा है, पेनलेस है ब्लीडिंग। ध्यान से देखें क्वेश्चन, ब्लीडिंग क्या है, पेनलेस है, दर्द नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है और जो इम्प्लांटेशन है यूट्रस की जगह कहीं और हो जाए। फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में हुआ, लेकिन इम्प्लांटेशन भी मान लो वहीं हो गया यूट्रस की जगह, अदर देन यूट्रस कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो तो वो होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, आपको पता भी, दर्द भी नहीं हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा आपके पेट में है, जो कि एक क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मली प्लेसेंटा देखिए सेंटर पार्ट में अटैच होगा, लेकिन जब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन डाउन साइड होगा, लोअर होगा, तो ये कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। और इसमें डॉक्टर जनरली इसको प्रिवेंट करने के लिए सीधा कंप्लीट रेस्ट ही मदर के लिए प्रेफर करते हैं। जब प्लेसेंटा पार्शियली और टोटली मदर के सर्विक्स को कवर कर जाए तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। और यहाँ पर सबसे कॉमन प्लेसेंटा प्रीविया का जो साइन एग्जाम में आता है वो यही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। या तो आपकी डिलीवरी के टाइम पर ब्लीडिंग होगी या फिर आपको पूरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है। तो टोटली में पूरा सर्वाइकल ओस्को तक कवर कर लेगा, फिर लो, पार्शियल और टोटल आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके क्या है, ग्रेड है। लेकिन
पार्शियली और कम्प्लीटली जब प्लेसेंटा सर्वाइकल ओस को या फिर सर्विक्स को कवर करेगा तो ये कहलाएगा क्या, प्लेसेंटा प्रीविया। और एंटीपार्टम हेमरेज का यदि मोस्ट कॉमन रीजन की हम बात करें तो वो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। यहाँ पर एक इमेज दी हुई, आप पहचानिए कि कौन सा प्रेशर अल्सर है। इवन यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है कि बोन्स भी दिखने लगी हैं। स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो यदि यहाँ पर आपको 4 स्टेज होती हैं प्रेशर अल्सर के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यदि इसको चेक करने के लिए जो डेक्यूबिटस अल्सर के लिए या फिर प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर के लिए हम बात करें तो वो होती है ब्रैडन स्केल यूज़ की जाती है। फिर यहाँ पर इस अल्सर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करके, ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो। अब यहाँ पर स्टेज पूछी है, तो जो फर्स्ट स्टेज होगा प्रेशर अल्सर, इसमें स्किन इन्फ्लामेशन होगा लेकिन अनब्रोकन होगी, रेड होगी। फिर इसके जो स्टेज सेकंड होगी, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ब्रोकन होंगी और अंदर तक आपको इस तरीके से दिखेगा। थर्ड में सबक्यूटेनियस फैटी लेयर तक अफेक्ट होगी। और फोर्थ होगी, इसमें यहाँ पर आपको मसल्स, बोन, नर्व सभी चीज़ें क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। क्लियर है। स्टेज फर्स्ट पूछे ओनली इन्फ्लामेशन होगा, स्किन अनब्रोकन होगी। स्टेज सेकंड में डर्मिस एपिडर्मिस दोनों अफेक्ट होगी और स्किन ब्रोकन होगी। थर्ड में आपको इवन सबक्यूटेनियस फैटी लेयर भी अफेक्टिव होंगी। और लास्ट स्टेज होगी फोर्थ स्टेज, इसमें बोन्स तक अफेक्ट होंगी, बोन्स आपको विजिबल होंगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूवर गिवन इन दिस इमेज। अब एग्जाम में चारों ग्रिप आती हैं, कोई सी भी ग्रिप आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी ग्रिप है। तो यहाँ पर कौन सा लियोपोल्ड मैन्यूवर परफॉर्म किया जा रहा है, पावलिक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, लेटरल ग्रिप या फिर फंडल ग्रिप। तो लियोपोल्ड मैन्यूवर यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है क्या है, पावलिक ग्रिप। क्या है, पावलिक ग्रिप, जिसमें जो एक केयर टेकर है, क्या है, लियोपोल्ड मैन्यूवर में जो यहाँ पर पावलिक ग्रिप है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड मैन्यूवर या फिर सेकंड पेल्विक ग्रिप और पावलिक ग्रिप। तो यहाँ पर एक हाथ क्या है, बच्चे के बटुक्स के और एक हाथ नीचे की तरफ, जिससे बच्चे की पोजीशन चेक की जा रही है। अभी रही यहाँ पर चारों ग्रिप्स। तो लियोपोल्ड्स मैन्यूवर आर कॉमन एंड सिस्टमैटिक वे टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फीटस इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस में जो या तो हम ये कहेंगे गर्भाशय में माँ के बच्चे की क्या पोजीशन है उसको चेक करने के लिए ग्रिप यूज़ की जाएंगी। फर्स्ट मैन्यूवर में दोनों हैंड यूज़ किए जाएंगे। सेकंड में एक हाथ बैक साइड होगा, एक एब्डोमेन पर होगा। थर्ड में ओनली वन हैंड यूज़ किया जाएगा, जिसको हम पावलिक ग्रिप कहेंगे या फिर सेकंड पेल्विक ग्रिप कहेंगे। लास्ट होती है जिसको हम लियोपोल्ड फर्स्ट पेल्विक मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगी, फोर्थ मैन्यूवर। क्लियर है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिसीज एंड वेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो हम बेरी को और वर्निक्स डिसीज को कैसे मैनेज करेंगे। बेरी और वर्निक डिसीज किसकी कमी से होगी, फॉलिक एसिड से, विटामिन सी से, थायमीन से कि विटामिन ए से। तो जो यहाँ पर बेरी है वो वर्निक्स डिसीज है, दोनों होंगे थायमीन की कमी के कारण या फिर विटामिन B1 की कमी के कारण। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपको क्लिनिकल 3 ट्रायड सिम्टम्स होंगे, ऑप्थेल्मोस्पाज्म, निस्टेगमस के साथ अटैक्सिया और कन्फ्यूजन, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो सकती है। तो यहाँ पर वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी जो अल्कोहलिज्म के मरीज होंगे उनमें देखने को आपको मिल सकता है। इसीलिए जो अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनमें थायमीन थेरेपी भी दी जाती है ताकि उनको वर्निक्स साइकोसिस से हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। एग्जाम में आ सकता है आपको वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी को और बेरी को हम किससे ट्रीट कर सकते हैं, तो विटामिन B1 से। क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन पर्सन विथ एलर्जी। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, हाई रहेगा किसमें, एलर्जी में, IgE, IgM, IgA या फिर IgG। ये एग्जाम में आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपने पढ़ी है उनमें भी यही इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यदि इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी में पूछते हैं आपसे तो वो होगा IgE। क्या होगा, IgE।
फिर आता है लार्जेस्ट इन नंबर, सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है नंबर्स में, तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन जी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन क्रोनिक इन्फेक्शन में भी इम्यूनोग्लोबुलिन जी ही एक्टिव होगा। यदि पर्सन को शॉर्ट टर्म में इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, तो IgM होगा लार्जेस्ट इन साइज जो कि रहता है, लेकिन लार्जेस्ट इन नंबर में IgG होगा जो कि पूरे पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन का 75% कौन होगा, IgG। और एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, एग्जाम में आता है, बाकी प्लेसेंटा को क्रॉस और कोई नहीं कर सकता। फिर एलर्जिक रिएक्शन है, फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में पूछें तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। फिर जो इम्यूनोग्लोबुलिन माँ के मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क में रहेगा, म्यूकस में होगा, ब्लड में होगा, टीयर्स में होगा, वो क्या IgA। क्लियर है। मेनली आपको प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला तो वो IgG, मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन भी IgG है। लार्जेस्ट इन साइज पूछे तो इम्यूनोग्लोबुलिन M है और ये एक्यूट इन्फेक्शन में एक्टिव रहेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलर्जिक रिएक्शन है, फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए है। IgE ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकोसा और ब्लड में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर 3Ds डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों सिम्टम किसके हैं, GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28 को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के। तो ये किसके हैं, यहाँ पर जो भी साइन है तीन, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, तीनों साइन किसके हैं, तो ये है यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम। नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज होती है उसके तीनों सिम्टम है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और ये किसकी कमी से होंगे, नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सी टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है, फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से। कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है, तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन। क्या होगा, सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से मेनली क्या होता है, एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा, किसी एक को छोड़कर, मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी जरूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में, और एडल्ट्स में किसके लिए, नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में। लेकिन ये सभी चीजों में रहेगा किसी एक को छोड़कर। तो एक इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मैजे में, किसमें, मैजे में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा। ओवर मैजे खाने से कौन सी कहते हैं, मैजे, और ट्रिप्टोफैन है जो मैजे में, जो कॉर्न है उसमें नहीं रहेगा, बाकी चिकन में होगा, फिश में होगा, चीज में होगा। आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जो मैजे है, ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज होती है। बहुत सारी डिसीज होती है जिसमें मैजे और कॉर्न को क्या कहा जाता है, अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज है जो मैजे और मक्का, जो भुट्टा है, उसके खाने से होती है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है सब में प्रेजेंट होगा, किस में नहीं होगा, तो वो नहीं होगा किसमें, मैजे में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स हैं उनमें नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प। टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो टाइम पीरियड आपको बताना है, क्या है, टाइम पीरियड बताना है जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने से लेके एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का टाइम पीरियड HIV का क्या कहलाएगा, विंडो, एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, जिसमें आपको बताना है कि इन्फेक्शन होने से लेके बॉडी एंटीबॉडी डिटेक्ट होने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा, विंडो पीरियड। जब आपकी बॉडी को HIV इन्फेक्शन हो गया है और जब एंटीबॉडी डिटेक्ट होना है कि एक्यूरेट है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेप स्मीयर किस टाइप का एग्जाम्पल है, प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो
पेप स्मीयर किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो सर्वाइकल कैंसर है क्या है? सब क्लिनिकल स्टेट होती है डिसीज की प्रोग्रेस होने के पहले की। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं? हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, BCG वैक्सीन देंगे। लेकिन पेप स्मीयर में क्या करेंगे? हम डिसीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस में आएगा? ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड। तो रेबीज का जो वायरस है उसका नाम क्या है? एडिनो वायरस, फाइलेरियल मैक्सो वायरस या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। तो यहाँ पर रेबीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है वो क्या है? वो लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। क्या है? लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट और रेब्डोब्रेडो सेरोटाइप फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। मेनली नाम याद रखना है रेबीज। रेबीज का जो एक क्लासिकल साइन है वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज किसके कारण होगा? कौन से वायरस से होगा? तो वो RNA वायरस लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी। मरकरी को हम कौन सी मेथड से डिस्पोज कर सकते हैं? यदि फर्श में मरकरी गिर गई है तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे? वरी अंडर द अर्थ, ऑटोक्लेविंग, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज या फिर नन ऑफ द अबव। यदि मरकरी गिर गई है नीचे तो आप उसको कैसे है जो क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे सेफली। तो करना है आपको केयरफुली कलेक्ट करना है, देन आफ्टर आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कलेक्ट द केयरफुली एंड आफ्टर द रीयूज। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1974 में, 1985 में, 1978 में, फिर 1992 में। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था? हुआ था लॉन्च 19 नवंबर 1985 में। गेट योर चाइल्ड फुली वैक्सीनेटेड। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो मिशन इंद्रधनुष का लोगो दिख रहा है, एग्जाम में भी आता है आपको। लेकिन UIP जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1985 में। यदि आपको फुल डेट के साथ पूछे तो 19 नवंबर 1985 आपको बताना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है? टेप बॉम्ब के लिए, पिन बॉम्ब के लिए, क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए या फिर नन ऑफ द अबव के लिए। टेप का सेलोफेन टेप, सेलोफेन टेप स्वैब टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पिन बॉम्ब के लिए। किसके लिए? पिन बॉम्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पेशली ये बच्चों में तो किया ही जाता है लेकिन एडल्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सेलो टेप होता है उसी तरीके से रेक्टम एरिया में इसको चिपका के है जो एट देन वापस से निकाला जाएगा कि कोई भी पिन बॉम्ब वहाँ पर नहीं है तो नहीं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सा टेस्ट? स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं या फिर सेलोफेन स्वैब टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो मंडे फीवर का दूसरा नाम क्या है? बैगोसिस, बायसिनोसिस, COPD या फिर एस्टोसिस। मंडे फीवर का दूसरा नाम है बायसिनोसिस। क्या है? बायसिनोसिस एक रेयर लंग डिसीज है जो कि हेमफ्लेक्स या फिर कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होगा, आपको याद रखना है। और ये ऑक्यूपेशनल अस्थमा का कॉज भी बनेगा या फिर बायसिनोसिस को मंडे फीवर कहेंगे। और जितनी भी जो कॉटन पार्टिकल्स कॉटन डस्ट के कारण होगा तो ये कहलाएगा बायसिनोसिस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया। तो इंडिया का रेबीज फ्री जोन कौन सा है? मतलब वहाँ पर एक भी रेबीज के केस नहीं आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो रेबीज फ्री जोन है तो वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप को इंडिया में रेबीज फ्री जोन है जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट वन, विच इज द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में DPT वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई, फोराम, डेल्टॉइड मसल्स या फिर ग्लूटियल मसल्स में। तो DPT वैक्सीन दी जाती है इन्फेंट्स में कहाँ पर? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, जो कि एक सेफेस्ट एरिया है वैक्सीन एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए और नर्व इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में ही क्यों DPT वैक्सीन दी जाती है, आयन रूट से दी जाती है। तो इसलिए ताकि वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जा सके और नर्व इंजरी को हम क्या कर सकें? अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड। तो ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होंगी कौन सी डिसीज कहलाती हैं? वेक्टर बॉर्न, फॉमिट बॉर्न, व्हीकल बॉर्न या फिर एयर बॉर्न। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसी डिसीज जो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होंगी वो कौन सी डिसीज कहलाएंगी? जो डिसीज वाटर और फूड के थ्रू होती है वो कहलाती है व्हीकल बॉर्न। क्या है? व्हीकल बॉर्न डिसीज। जो इनका पॉजिटिव एजेंट होते हैं, इनमें ट्रांसमिशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। आपको याद रखना है व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू डिसीज को कैरी करेगा। और जो लाइफ साइकिल है पैथोजन की एक होस्ट से दूसरे होस्ट में होगी तो वो क्या कहलाएगा? व्हीकल बॉर्न डिसीज। दूसरा आता है फॉमिट बॉर्न। तो फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। कंबल में लिपट के आपके वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू भी आ सकते हैं। जो कॉमन कोल्ड है जनरली फॉमिट बॉर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर के थ्रू फैलेंगी वो क्या कहलाती है? व्हीकल बॉर्न। और ऐसी डिसीज जो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकती है वो फॉमिट बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि वेक्टर इसका कुछ अलग होगा। वेक्टर का मतलब है यहाँ पर मॉस्क्यूटो हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है ये ह्यूमन और अदर एनिमल के थ्रू होंगी। ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉइड हो गए, वही मैंने आपको बताया। मॉस्क्यूटो हो गए, टिक फ्लीज हो गए, डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया हो गए, सभी क्या वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं। एयरबॉर्न में जो पार्टिकल्स स्नीजिंग कफिंग के थ्रू स्पेशली होंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? जून 5 को, जुलाई 5 को, जनवरी 5 को या फिर मई 5 को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जून 5 को। कब करते हैं? जून 5 को। और इस साल की Which of the following foods should be avoided when the patient is on MAOI? MAOI means होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। क्या है? डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता है MAOI नाम की मेडिकेशन की क्लास है जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है। तो यहाँ पर कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा यदि पर्सन MAOI मेडिसिन ले रहा है? तो कैल्शियम रिच फूड, ग्लूटेन रिच फूड, टायरामिन कंटेनिंग फूड या फिर एलानिन कंटेनिंग फूड। तो यदि पर्सन मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मेडिसिन ले रहा है तो पर्सन को कहा जाएगा जिस भी फूड में, जिस भी कंटेन में टायरामीन हो, क्या है? टायरामीन हो, तो उसको आपके लिए नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो टायरामिन कंटेनिंग फूड है बहुत सारे केसेस में क्या किया जाता है? अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो इफ़ यू टेक एन MAOI एंड यू ईट हाई टायरामिन फूड, टायरामिन कैन क्विकली रीच द डेंजरस लेवल। तो यहाँ पर जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं जिनका जनरली पैनिक डिसऑर्डर या फिर सोशल फोबिया या फिर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जो भी पर्सन टायरामिन कंटेनिंग फूड खाते हैं, नॉर्मली आप खा सकते, लेकिन यदि आपको ऑलरेडी एंजाइटी वगैरह हो तो आपको ट्रीट करने के लिए, मान लीजिए आपको पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, डॉक्टर ने एंटी डिप्रेसेंट जो कि MAOI दे दिए तो आपको कहा जाएगा कि आप टायरामिन फूड ना लें। अदरवाइज ये आपकी बॉडी में इसके लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे टायरामिन को, और आपके लिए और ज़्यादा एंजाइटी होगी, ट्रीट होने की जगह आप क्या जाएंगे? डेंजरस लेवल पे जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ डिफेक्ट्स। तो फॉलिक एसिड यदि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जनरली कंसीव करने के टाइम से ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो यहाँ पर फॉलिक एसिड किस बर्थ डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं? डाउन सिंड्रोम से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज से, कि नन ऑफ द अबव। तो फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड डॉक्टर कहते हैं कि कंसीव करने से ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेबी में हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि जब जो टेस्ट होते हैं तो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट होता है, AFP लेवल यदि बढ़ा हुआ रहता है दैट मीन्स क्या है? बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। फिर यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? NTD, तो वो होगा किससे? फॉलिक एसिड से। NTD और डाउन सिंड्रोम में दोनों डायग्नोस हो सकते हैं कब? अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल को चेक करके।
क्लियर है कि आपके मदर के जो ब्लड सीरम लेवल में अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, कम है तो प्रॉब्लम, ज़्यादा है तो प्रॉब्लम। क्लियर। नेक्स्ट इज इंट्रावीनस हेपेरिन थेरेपी इज ऑर्डर्ड फॉर अ पेशेंट while implementing this order a nurse should ensure the availability of which of the following medication in the nursing unit। यदि किसी पर्सन को हेपेरिन थेरेपी दी जा रही है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट एजेंट है, तो यदि हेपेरिन थेरेपी दी जाती है तो वहाँ पर आपकी मेडिकेशन ट्रे में या फिर नर्सिंग यूनिट में और कौन सी मेडिकेशन होना जरूरी है। प्रोटामाइन सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, विटामिन के या फिर एमिनो कैप्रियोइक एसिड। तो यहाँ पर आपने दो मेडिकेशन पढ़ी है, एक पढ़ा है हेपेरिन और एक पढ़ा है वारफ्रिन, दोनों एग्जाम में आती हैं, हेपेरिन एंड वारफ्रिन। तो यहाँ पर इन दोनों मेडिकेशन के बीच का एक अंतर भी है। क्या है? एक अंतर भी है कि प्रेगनेंसी में कौन सी दे सकते कौन सी नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, हेपेरिन दी जा रही है पेशेंट के लिए, ऑर्डर की गई है, आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करते टाइम आपके पास जो ट्रे है और उसमें कौन सी मेडिसिन होना चाहिए, तो वह प्रोटामाइन सल्फेट। इन केस हेपेरिन ओवरडोज होता है तो आपके पास उसको रिट्रीट करने के लिए प्रोटामाइन सल्फेट होना जरूरी है। फिर हेपेरिन वारफ्रिन दोनों का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है वो यहाँ पे बता दूँ आपको। तो यहाँ पर हेपेरिन के लिए क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट हो गया। हेपेरिन हमेशा इंजेक्शंस के थ्रू ही दी जाती है, लेकिन वारफ्रिन ऐसा एंटीकोगुलेंट है जिसको हम ओरली भी ओनली ओरली दिया जाता है। हेपेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, तो यदि पूछें कि प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिकेशन दी जा सकती है, हेपेरिन दे सकते हैं कि हम वारफ्रिन, तो हेपेरिन बेझिझक दे सकते हैं, क्योंकि ना जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी ना बेबी को इफेक्ट करेगी। लेकिन वारफ्रिन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी। क्लियर है। और यहाँ पर जो मॉनिटर किया जाता है हेपेरिन में वो होता है APTT टाइमिंग, लेकिन वारफ्रिन में INR है जो मॉनिटर किया जाता है। यदि एंटीडोट पूछें तो हेपेरिन के लिए प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन के किसके लिए, वारफ्रिन के लिए। तो प्रेगनेंसी में सेफ एंटीकोगुलेंट पूछें तो वो है हेपेरिन, ना कि वारफ्रिन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर यूरिया। प्रोटीन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड। क्या है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वेबिन्स्की साइन इज कंसीडर्ड इज नॉर्मल इन। वेबिन्स्की साइन को कंसीडर नॉर्मल कब किया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी में, एडल्ट में, चाइल्ड में कि यूथ में, किस एज में वेबिन्स्की साइन को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो ये किया जाता है जब बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी हो उनमें, किसमें, न्यूबॉर्न में। यहाँ पर जब भी आप बच्चों के पैर में टिंगलिंग करेंगे सोल में नीचे, तो क्या करेंगे, वो फिंगर्स को ऊपर नीचे करेंगे। यदि उनमें डाउन साइड की मतलब ये नेगेटिव और अब ऊपर साइड की, तो वेबिन्स्की रिफ्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है यहाँ पर वन अर्थ। क्या था, ओनली वन अर्थ, जिसको कैंपेन का स्लोगन भी रखा गया था, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर। स्लोगन पूछे तो क्या था, ओनली वन अर्थ, और थीम पूछे तो क्या था, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद द नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी। और आज क्या है, टीचर्स डे। क्या है आज, टीचर्स डे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल यूनिट द डक्टस आर्टरियोसिस बिकम। बेबी डिलीवर होने के बाद जो न्यूनेट में जो डक्टस आर्टरियोसिस है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम आर्टरियोसम में, लिगामेंटम बीनोसम में, लिगामेंटम अम्बलाइकल में, फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो डक्टस आर्टरियोसिस है आफ्टर द डिलीवरी के बाद, नॉर्मल बर्थ के बाद न्यूनेट का जो डक्टस आर्टरियोसिस है किसमें कन्वर्ट होगा, लिगामेंट आर्टरियोसम में। किसमें, लिगामेंटम आर्टरियोसम में। जो फोरामेन ओवल है क्लोज होगा आफ्टर द बर्थ, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, फोसा ओवलिस में। डक्टस बीनोसिस कन्वर्ट होगा लिगामेंटम बीनोसम में। और जो विद इन अ वीक ऑफ बर्थ न्यूनेट अम्बलाइकल वेन इज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड द राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस जो अम्बलाइकल कॉर्ड है किसमें कन्वर्ट होगी,
तो ये होने लगती है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस में। लेकिन जो मेनली आपको एग्जाम में आता है डक्टस आर्टरियोसिस, तो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट होगा। लिगामेंटम वेनोसम में जो कन्वर्ट होगा वो होगा डक्टस वीनोसिस। फोरामेन ओवल कन्वर्ट होगा फोसा ओवेलिस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा अकर्स ड्यू टू। तो यहाँ पर परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में। तो ये किसके कारण होगा? VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के कारण, या फिर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा, एक किसके कारण किस में देखने को मिलेगा? PDA में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कनेक्शन देखने को मिलेगा। ASD में क्या होगा? होल होगा हार्ट के जो अपर चैम्बर है आर्टरिया के बीच में, तो इसमें होल होगा। और VSD में क्या होगा? लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट के बीच में क्या होगा? वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होगा? जो एबनॉर्मल कनेक्शन होगा वो कहलाएगा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एबनॉर्मल कनेक्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में, तो वो कहलाएगा PDA। नेक्स्ट है यहाँ पर इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट RH आइसोइम्यूनाइजेशन। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं? एंटीहिस्टामिन, इम्यूनोग्लोबुलिन A, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, या फिर फोटोथेरेपी। तो कौन से सब्सटेंस को यूज किया जाता है RH आइसोइम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए? तो ये RH आइसोइम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के विदिन 72 घंटे के अंदर एंटी डी गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। जो RH आइसोइम्यूनाइजेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, वुमेन्स के ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो बेबी को भी ट्रांसफर हो सकती हैं, तो इसीलिए क्या एडमिनिस्टर किया जाता है? एंटी डी गामा ग्लोबुलिन विदिन 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज वन लाइव बेबी ऑलरेडी, ही हैज अबॉर्टेड 2 times, देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विल बी। तो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर क्या होगा यहाँ पर उसका? प्रेग्नेंट वुमेन है, एक लाइव बेबी है, 2 पहले अबॉर्शन हो चुके हैं, एट द टाइम वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा? तो ये G4 मतलब ग्रेविड 4 times हो चुकी है। अब यहाँ पर लिविंग बेबी है एक उसका प्रेजेंट में, तो वो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अबॉर्शन भी करवा चुकी है वो 2 बार, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री निकल के आएगी वो क्या होगी? ग्रेविड 4 times, प्रेजेंट में 1 बेबी है और अबॉर्शन 2 टाइम हो चुका है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A patient with laryngitis is treated symptomatically for 2 weeks, but he is still experiencing hoarseness. Persistent hoarseness may be associated with। तो यहाँ पर एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया गया 2 वीक, लेकिन आफ्टर दैट उसको हॉर्सनेसनेस फील हो रही है, बार बार वही ऐसे उसको अपनी आवाज़ है जो चेंज लग रही है। तो ये क्या है? ये है ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, फ्लेरेंजियल कैंसर है, फिर नन ऑफ द अबव। तो वॉइस चेंज होना, हॉर्सनेसनेस टाइप की आपको घोड़े जैसी अपनी आवाज़ लगना, एक क्लासिकल साइन होता है किसका? लैरिंजियल कैंसर का और लैरिंग्स कैंसर का। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? लैरिंजियल कैंसर। 2 वीक तक आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लिया अकॉर्डिंग टू अपनी सर्दी खांसी के, लेकिन आफ्टर दैट आपकी आवाज़ आपको बदली लगती है, तो ये क्या है? यह लैरिंजियल कैंसर है। नेक्स्ट वन, हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक के फादर कौन है? अब्राहम जैकब, मास्लो, एरिक्सन, एफ नन ऑफ द। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब्राहम जैकब कौन है? पीडियाट्रिक के फादर हैं। नेक्स्ट वन, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बारबिचरेट कॉजेस। तो यदि बारबिचरेट्स को हमने सडनली विड्रॉ कर दिया तो ये क्या कौन से साइन शो करेगा? विड्रॉल सिम्टम होंगे स्लीपीनेस, इरिथेमा, ईचिंग्स या फिर सीजर्स। तो बारबिचरेट को यदि हमने सडनली विड्रॉ किया, स्टॉप किया, तो ये क्या कॉज करेगा? ये करेगा सीजर्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देगा। CNS डिप्रेजेंट मेडिसिन है बारबिचरेट्स, और जनरली यहाँ पर इनका जो काम होता है इफेक्टिव होती हैं एंजियोलाइटिक्स के तौर पर, हिप्नोटिक्स के तौर पर भी, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी। लेकिन यदि हम इन्हीं मेडिसिन को सडनली स्टॉप कर दें तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होंगे वो होंगे सीजर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस, डिजीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग और एंजाइटी। लेकिन जो सबसे डेंजरस विड्रॉल सिम्टम होगा वो क्या होगा? सीजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टोडलर।
तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क क्या है टोडलर में? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क पूछा है टोडलर में। तो टोडलर कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? जिनकी एज 2 to 3 ईयर की होती है। कितनी? 2 to 3 ईयर की होगी, वो कहलाते हैं टोडलर। और इनका जो यहाँ पर टास्क होगा, डेवलपमेंटल टास्क होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसको अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर कहेंगे। प्ले ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे जिनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलेगी। स्कूल एज बच्चे होंगे 6 से 12 साल के, तो इनमें इंफीरियरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी होगी। इन्फेंसी पीरियड में पूछे तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, लेकिन चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप में पूछे, अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज। बच्चों में हीमोफीलिया होगा फैक्टर 8 की कमी के कारण। अब यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यदि बच्चे में माइल्ड हीमोफीलिया ए है? तो 5 to 40%, 50 to 60%, लेस देन 1% या फिर 1 to 5%। हीमोग्लोबिन का लेवल, सॉरी हीमोफीलिया ए है यदि बच्चे को, तो यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा? फैक्टर 8 की कमी से होगा हीमोफीलिया ए। तो अब यहाँ पर इसी फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा? तो इसका लेवल होगा 5 to 40%। कितना? 5 to 40%, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? माइल्ड हीमोफीलिया पूछा है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40%। अब यहाँ पर जो रेंज है यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने जो रेंज दी हुई है फैक्टर एक्टिविटी की, वो कितनी है? 50% एंड 150%। अब सीवीआरटी लेवल पे यहाँ पर 3 क्लास में डिवाइड किया है हीमोफीलिया को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो यहाँ पर आपको पूछी है माइल्ड रेंज, तो माइल्ड कितनी है? 5 to 40%। यहाँ पर यदि मॉडरेट हीमोफीलिया पूछे तो 1 से 5%, सीवियर में लेस देन 1%, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है। नॉर्मल रेंज पूछे तो कितना है? 50 से 150%। कितना? 50 to 150%। लेकिन यहाँ पर लेस देन 1% आता है तो सीवियर। कितना है? सीवियर है। मॉडरेट आता है तो 1 से 5% है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40% आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द। तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन है किस में अफेक्ट होंगे? ईयर्स में, नोज में, आइस में या फिर टेस्ट बड्स में? तो हेलुसिनेशन है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, वो चीज़ आपको फील हो रही है, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन पूछा है आपसे। तो ये कौन सा है? टेस्ट बड का। कौन सा? टेस्ट बड का। ऑडिटरी का है तो परसेप्शन ऑफ साउंड होगा। गस्टेटरी है तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट होगा। ऑल्फैक्टरी पूछा तो स्मेल के लिए होगा। विजुअल में आंखों के लिए होगा। टेक्टाइल में क्या होगा? सेंसेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? फॉल सेंसेशन ऑफ टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर a condition in which the menstruation occurs but is not visible because of an obstruction of the outflow tract is known as। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं हो रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया, जीरो कोलैप्स, डिस्मेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में जिसके कारण आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो किस कंडीशन में आएगा? तो ये कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेनोरेजिया का मतलब होगा प्रोलॉन्ग्ड हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होगा पीरियड्स कंटिन्यू आ रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो शो नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आउटफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशन इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। अब टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 हार्ट डिफेक्ट है, जो कॉम्बिनेशन होगा हार्ट डिफेक्ट्स का इंक्लूड, तो कौन सा नहीं होगा? ओवरराइडिंग ऑफ आर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं यहाँ पर इंक्लूडेड, लेकिन जो नहीं होता है वो कौन सा है? तो वो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है जो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे।
ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, वीएसडी होगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, लेकिन पीडीए देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। तो रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट है, किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए, ड्रीम्स के लिए, कॉन्शियस डिजायर के लिए, फिर ब्रेन साइज के लिए। तो ये टेस्ट यूज किया जाता है अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए। जो आपके मन के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाता है? बर्थ से 1 साल तक का, 4 वीक्स टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो बर्थ से लेके 1 मंथ तक का पीरियड तो कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। क्या कहलाता है? न्यूनेटल पीरियड। अब बर्थ से 1 वीक तक का तो होगा न्यूनेटल पीरियड। अब यहाँ पर आता है 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ से लेके 1 साल तक का पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी पीरियड। क्या कहलाएगा? इन्फेंसी पीरियड। 1 to 3 ईयर का पीरियड कहलाएगा टोडलर पीरियड। क्या कहलाएगा? टोडलर पीरियड। फिर आता है 3 to 6 ईयर। तो 3 to 6 ईयर्स का पीरियड कहलाएगा प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो। फिर 6 to 12 ईयर में आएंगे स्कूलर्स और 12 to 18 में आएंगे एडोलसेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेशियल एबनॉर्मलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड विजन एबनॉर्मलिटीज। दीज एबनॉर्मलिटीज आर प्रोबेबली कास्ड बाय मैटरनल। तो यहाँ पर एक इन्फेंट है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज है। ये एबनॉर्मलिटी मैटरनल में कौन सी कंडीशन के कारण हुई? मदर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण प्रॉब्लम हुई है? फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट डिस्टर्ब रहा या फिर क्या ज़्यादा खा लिया जिसके कारण प्रॉब्लम हुई है कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज हो गई, ग्रोथ रिटार्डेड है बच्चा, विजन भी प्रॉपर नहीं है। तो ये सब हुआ है मैटरनल अल्कोहल कंजप्शन के कारण। जब बेबी वूम में रहा, यूट्रस में रहा, उस टाइम पर माँ ने क्या किया है? अल्कोहल को कंज्यूम किया है, शराब पी है। तो ये सभी साइन किसके? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। बच्चा इस तरीके से पैदा होगा। जो एपिकैंथल फोल्ड सही देखने को आपको मिलेंगे और यहाँ पर थिन अपर लिप होंगे बच्चे में, माइक्रोगैंथिया देखने को मिलेगा, मतलब जो चिन्ह है बहुत शॉर्ट रहेगी। यहाँ पर ये सभी साइन किसके? लो नेजल ब्रिज होगा, तो ये साइन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। दैट मीन्स माँ ने जब बेबी यूट्रस में रहा उस टाइम पर क्या किया? अल्कोहल को कंज्यूम किया है। ये सभी साइन उसके हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच वैक्सीन इज स्टोर्ड एट फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी? रेफ्रिजरेटर के। OPV, BCG, MMR या फिर मीजल्स। तो OPV वैक्सीन है जो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। OPV और मीजल्स दोनों हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा। OPV को मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहा जाता है और फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सी है? OPV, कोलेरा, TT या फिर BCG। तो BCG बैक्टीरिया के थ्रू होगा, TT भी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होगा, कोलेरा भी क्या होगा? बैक्टीरिया के थ्रू होगा, डिप्थीरिया विब्रियो कोलेरा के थ्रू। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है क्या? एक वायरल वैक्सीन है। कोलेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, BCG लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है और टिटनस टॉक्साइड। टिटनस क्या है? टॉक्साइड है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट कितनी होगी? 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। तो बच्चे का यदि यहाँ पर एज है 1 से 2 साल तो बच्चे की जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 80 से 130 पर मिनट। कितनी? 80 to 130 पर मिनट। नॉर्मल रेंज का है अकॉर्डिंग टू एज के, तो न्यूबॉर्न में होती है 100 to 150 बीट पर मिनट। 3 to 6 मंथ में 90 to 120 हो जाएगा, 6 to 12 मंथ में 100 to 160 रहेगी, 1 से 10 साल में 70 से 130, फिर आ जाता है एडल्ट पीरियड तो 60 से 100। नेक्स्ट वन है यहाँ पर RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी
विच अमंग दी फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, RH नेगेटिव मदर का बेबी डिलीवर हुआ है तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाएगा? डायरेक्ट कोम टेस्ट, ब्लड कल्चरल, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कोम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करने के लिए। अब दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो यदि RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करना है तो यदि बेबी के लिए कहा जाता है तो हम करवाएंगे डायरेक्ट कॉम टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बेबी के लिए टेस्ट करवाना है RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, तो क्या होगा? डायरेक्ट कॉम टेस्ट। मदर के लिए कहते तब हम करवाते इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के आपका आंसर होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यही चीज कहते कि माँ के लिए कॉम टेस्ट करवाना है तो कौन सा कॉम टेस्ट कराएंगे? RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, तो वो होता है इनडायरेक्ट। लेकिन बच्चे के लिए कहा है तो क्या होगा? डायरेक्ट कॉम टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। तो हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं? 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को, 28 सितंबर को या फिर 28 जनवरी को। तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? हर साल विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे है जो सेलिब्रेट करते हैं। और हार्ट डे जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? केप टाउन में। कहाँ पर हुआ था? केप टाउन में। 3 दिसंबर 1967 को करवाया गया था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड ने इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये किया था डॉक्टर PK सेन ने 1968 में। जो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर इंडिया में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज। जो सांस ले रहे हैं तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है? बढ़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो ये क्या है? हाइपर एपनिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर कुस्माल ब्रीदिंग। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है लेकिन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ी हुई है तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा यहाँ पर हाइपर एपनिया। क्या कहलाएगा? हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया का मतलब है कि जब आप लेट जाते हैं, लाइन डाउन फ्लैट होंगे, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होना। कुस्माल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। डीप एंड लेवर्ड ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगी। किसमें? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में कुस्माल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबीज। तो बच्चा यदि प्रीटर्म डिलीवर हुआ है, बच्चा प्रीटर्म हुआ दैट मीन बिफोर 37 वीक की प्रेगनेंसी के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो कौन से साइन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं? नेजल फ्लेयरिंग, वायरल चेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग। तो किस में देखने को मिलेंगे? तो ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग तो देखने को मिलता है जनरली निमोनिया के पेशेंट वाले बच्चों में, जिन बच्चों को निमोनिया डेवलप हो रहा है उनमें। बैरल चेस्ट एम्फाइसेमा के पेशेंट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रीटर्म बेबी में जो मोस्ट क्लासिकल साइन है वो क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगा? नेजल फ्लेयरिंग। जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पर नॉस्ट्रिल क्या होंगे? वाइड होंगे। क्या होंगे? वाइड होंगे। तो इसके लिए क्या कहा गया है? नेजल फ्लेयरिंग। और RDS में जब इमेच्योर लंग्स होते हैं तब ये सिचुएशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और ये उसी का एक साइन है। क्या? नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सीटोनिन या फिर बोथ ए एंड सी। तो एल्डोस्टेरोन को कैल्शियम का बैलेंस बनाने का काम करते हैं पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। अब कैसे करेंगे? कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, हेल्प टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। ब्लड से बोन में कैल्शियम कैसे भेजना है ये काम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन। और इसको रिलीज कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। पैराथार्मोन को रिलीज करेगी पैराथायराइड ग्लैंड। और एक बोन से बोन टू ब्लड, जो कैल्शियम है बोन से ब्लड में कैसे लेके आना है वो काम करेगा। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। तो एक जो कैल्सीटोनिन है ये क्या कर रहा है? ब्लड को बोन्स में लेके कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा है। और जो पैराथार्मोन है ये क्या करेगा?
कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लेके आएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। तो कौन से सोल्यूशन है क्या करेंगे, जो वाटर है सेल्स से प्लाज्मा में शिफ्ट करेंगे वाटर को, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर एल्कलाइन। तो सॉल्यूशन से आपको इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो क्या कर रहे हैं, सेल्स से प्लाज्मा में वाटर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स टू प्लाज्मा पूछे तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा से सेल्स में पूछे तो हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या है, ऑस्मोलरिटी इनकी ब्लड और प्लाज्मा की क्या है, सेम रहेगी। एल्कलाइन में क्या होंगे, पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर अ मास्क। तो कौन सा यहाँ पर प्रिकॉशन यूज किया जा रहा है जब पेशेंट को कहा है कि आप मास्क पहनिए, ब्लड सेफ्टी के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, फिर स्टैंडर्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।